शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम बहुत सारे टॉपिकों को देख चुके थे। उसी क्रम में हम संधि का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, संधि में हमने 3 भागों से डिवाइड किया था: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन आपका कंप्लीट हो चुका है। विसर्ग संधि चल रही थी जिसमें बहुत सारे रूल हमने देख लिए थे। लगभग अभी कल ही शायद शुरुआत हुई है, 1-2 रूल आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो आज उसी क्रम में आज अगला रूल होगा जिसमें हम कुछ और नियमों की चर्चाएं करेंगे, कैसे कैसे विसर्ग संधि का परिवर्तन होता है, कौन कौन से रूल इसमें आते हैं। ठीक है, अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पीछे के देखे रहेंगे तो आपका एक आधार क्लियर रहता है, तो आगे के वीडियो आपके अपने आप समझ में आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि का अगला नियम। देखिए, विसर्ग का नियम 3 कहता है, यदि विसर्ग के पूर्व ई या ई हो तथा उ या उ हो, मतलब छोटी ई बड़ा ई, छोटा उ बड़ा उ हो, उसके बाद विसर्ग आए और उसका मेल जो है वह क वर्ग क केवल क वर्ण, ट वर्ण, ठ वर्ण, उसके बाद प वर्ण और फ वर्ण इनसे होता है, तो उस विसर्ग का परिवर्तन ये इस श में हो जाता है। ठीक है, वो भी अर्ध रूप में। ठीक, हलंत लगा हुआ है, अर्ध रूप में अर्थात परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा स है? षटकोण वाला स है, ये वाला स है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। यदि विसर्ग के पूर्व ई या ई, उ या उ आए, ठीक है, तो विसर्ग के बाद यदि क वर्ण आया है, ठीक है, यहाँ देखिए वर्ग नहीं है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये सब अलग अलग है। ये देखिए क वर्ग का पहला वर्ण है क, ये ट वर्ण है, ये ठ वर्ण है, ये प वर्ण है और फ वर्ण है। अगर इनका सबका मेल विसर्ग के साथ होता है और आगे ये वाली स्थिति है, तो इस विसर्ग का इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? इस श में हो जाएगा, वो भी अर्ध रूप में। ठीक है, देखिएगा, उदाहरण मैंने लिख दिया है, आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है निधन कपट। ठीक है, निधन कपट, निष्फल, बहिधन कृत, धनुष टंकार। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए ये शब्द विच्छेद करके लिखा हुआ है, आप इससे शब्द बनाएंगे। निधन कपट, देखिए न में कौन सी मात्रा आई है? ई की मात्रा आई है। उसके बाद क्या है? विसर्ग है। उसके बाद क्या है? क है। ठीक है, ई आई है, विसर्ग है और क है। ई आया है, विसर्ग है, क है। तो इससे विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अर्ध स में हो जाएगा। किसमें? इस वाले स में। विसर्ग का श में परिवर्तन इस वाले स में हो गया। अब देखिए आगे आप नी को यूं ही लिखेंगे, नी, ये श हो गया। अब ये आप कपट लिख देंगे। ठीक है, अब इस स को चूंकि ये अर्ध रूप में हलंत लगा है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। आप लिखेंगे इसको निष्कपट। क्या लिखेंगे? निष्कपट। ठीक है, ये आपका संबंध निधन कपट निष्कपट हो गया। ठीक, कैसे कैसे? इस रूल के अकॉर्डिंग। निष्फल, अब देखिए यहाँ शब्द बना है, अर्ध श आया हुआ है, अर्ध स आया हुआ है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बैक आना पड़ेगा। देखिए ई की मात्रा है छोटी ई, तो ये क्या है? नी में छोटी की मात्रा है, ई आई हुई है। उसके बाद श है तो अर्थात विसर्ग लगा होगा, तो आप विसर्ग लगा देंगे नी, और आगे क्या है? फल, निधन फल। ठीक है, देखिए फ यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए न में छोटी की मात्रा है, प्लस न है अर्ध रूप में, चूंकि न अर्ध रूप में है, फिर इस पे ई की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद ये विसर्ग है प्लस फ है। ठीक है, तो ई, विसर्ग और फ इनका मेल जब हुआ तो क्या हो गया? ये निष्फल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। बही धन कृत, बही धन कृत। अब देखिए बही विसर्ग है, छोटी की मात्रा है, और क है, तो विसर्ग छोटी की मात्रा और क, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? इस श में होगा। तो आप लिख सकते हैं इसे बही, और ये विसर्ग किसमें बदल गया? अर्ध स में, कृत हुई हुई रहेगा, बहिष्कृत। ठीक है, जैसे आपने इसको देखा, सेम उसी तरीके से परिवर्तन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो बहिधनकृत बहिष्कृत हो गया। ठीक, उसे धनुष टंकार। अब देखिए धनुष टंकार, अब स है, अब स है तो बैक आएंगे, ऊ की, छोटी ऊ की मात्रा है इस पे, देखिए न, उस पे छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, न ऊ
तो फिर इसके बाद देखिए आपका विसर्ग आएगा, तब आएगा ट। ठीक है, अब देखिए ऊ विसर्ग और ट, ऊ यहाँ पे है, विसर्ग है और उसके बाद ट है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, इस श में हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ध नु, अब विसर्ग में स लगा देंगे, फिर ये देखिए आपका टंकार, टंकार हो गया क्या, धनुष टंकार। ठीक है, इस तरीके से इस रूल को आप देखेंगे। ये नियम आपको परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आइए अगला रूल देखते हैं। देखिएगा नियम 4 आपका क्या कहता है, यदि विसर्ग के साथ क आ जाए, प आ जाए, श आ जाए और त आ जाए। ठीक है, देखिए ये सब अलग अलग है, किसी एक वर्ग की नहीं बात कर रहा है। ठीक है, हर वर्ग के वर्णों को लिया गया है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ क वर्ण आ जाए, प वर्ण आ जाए, स वर्ण आ जाए और त वर्ण आ जाए, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अर्धसम हो जाएगा, इस वाले अर्धसम हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के पहले स्वर आएगा मात्रा के रूप में, आप जानते ही हैं। ठीक है, ये चीज आपको बताइए, विसर्ग मतलब ये 2 डॉट का चिन्ह, उसके बाद ये अगर वर्ण आ जाए क स प तो त, तो इसी विसर्ग का परिवर्तन अर्धसम में हो जाएगा। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे पूरा धनकार, पूरा धनकार अगर हम इस रूल को फॉलो करें इस उदाहरण पे, तो देखिएगा विसर्ग है र, देखिए र है, र में हलंत लगा दिया तो आ गया, और ये विसर्ग है और ये क है। ठीक है, तो स्वर मात्रा के रूप में, र में अ मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, मात्रा के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क, तो विसर्ग, विसर्ग के बाद क, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें होना चाहिए, अर्धश के रूप में। यहाँ पे देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है अर्धश। ठीक है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन आप किसमें कर देंगे, अर्धश में कर देंगे। तो आप लिखेंगे पू र, उसके बाद विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, अर्धश आ जाएगा, पुरस्कार। ठीक है, तो पूरा धन क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। चतुष्सीमा, दूसरा उदाहरण देखिए, चतुष्सीमा। अब देखिए चूंकि ये शब्द है, ये आपका शब्द विच्छेद था, ये शब्द के रूप में है। अब इसको आप विच्छेद करेंगे, मतलब यहां से रिवर्स यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अर्धश पहले से ही दिया हुआ है, आपके रूल में भी अर्धश बन रहा है, तो अर्धश कैसे बना होगा, इन वर्णों के आने से ही बना होगा, वो भी विसर्ग के साथ। ठीक है, तो अर्धश को हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे च तू, फिर विसर्ग, इस अर्धसा के स्थान पे क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे अर्धसा आता है। जब आप इधर से इधर आएंगे तो इस अर्धसा के स्थान पे क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। चतुर्धन, उसके बाद सीमा आप लिख देंगे, चतुष्सीमा हो गया, चतुर्धन सीमा, चतुष्सीमा। अब देखिए त में क्या है, ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, स्वर के रूप में मात्रा आई है, उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, श आया है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन इस वाले श में हो गया है। ठीक है, नमस्ते, देखिए नमस्ते, अब चूंकि ये शब्द है आप विच्छेद करेंगे इसका इस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये शब्द है तो आपको यहां से रिवर्स आना पड़ेगा, क्योंकि आपको अर्धशः यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अर्धशः आपको यहाँ पे है, तो अर्धशः के स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, अर्धशः होता है, तो अर्धशः के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, जस्ट रिवर्स। अब आगे क्या आ गया आपका, नमः, नमः धन ते। ठीक है, अब देखिए म में क्या है, अ जुड़ा हुआ है, म में अ जुड़ा हुआ है, अर्ध म, अगर म को मूल रूप से लिखेंगे तो अ मात्रा बाहर आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको वर्णमाला में बताई जा चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आ गया, उसके बाद विसर्ग आ गया, फिर आपका त आ गया, तो स्वर, विसर्ग और त, स्वर, विसर्ग, विसर्ग के पूर्व स्वर मात्रा के रूप में होता है। जैसा कि आपको जब मैं विसर्ग की शुरुआत कर रहा था तभी एक कॉमन रूल लिखा दिया था कि विसर्ग के पूर्व स्वर आते ही आते हैं मात्रा के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ मात्रा के रूप में विसर्ग है, फिर त वर्ग है, तो इनका जब मेल होगा तो ये विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अर्धस में हो जाएगा। ठीक है, यही रूप देखिए, नमः धनते, विसर्ग अर्धस में चला गया, नमस्ते हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको रूल क्लियर होगा तो आप जितने भी उदाहरण आप देखेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए अगला है सिरह धन तृण। ठीक है, सिरह धन तृण। अब देखिएगा विसर्ग है, विसर्ग का परिवर्तन किसमें होना चाहिए, इस अर्धसा में होना चाहिए, किसमें, अर्धसा में। र है, र में अ जुड़ा हुआ है मात्रा के रूप में, मात्रा प्लस विसर्ग प्लस त्र। ठीक है, तो देखिए त्र में जब आप त्र को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं, त उसके बाद र लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, त्र हो जाता है, त वर्ण आया है, त वर्ण यहाँ पे आया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, सिरस, आगे
त्राण लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा शिरस त्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा शिरस त्राण हो जाएगा। शिरस धन त्राण शिरस त्राण। ये देखिए त में र जुड़ के बना है त्रा, ठीक है, लेकिन त पूर्व में आया हुआ वर्ण है। तो इस उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको इस रूल को स्पष्ट करा दिया कि अगर विसर्ग के बाद, ठीक है, अगर या कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ क प स त का मेल होता है तो इस विसर्ग का परिवर्तन अर्ध श में हो जाता है। ठीक है, आइए रूल 5 देखते हैं। देखिए नियम 5 क्या कहता है, यदि विसर्ग के पूर्व हर्ष रूप में ई या उ आए, ठीक है, यदि विसर्ग के पूर्व हर्ष रूप में ई या उ आता है तो विसर्ग का परिवर्तन जो होगा वह जो है जिस वर्ण के साथ जुड़ा होगा उसकी मात्रा को दीर्घ कर देगा। ठीक है, यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हर्ष रूप में आएगा तो विसर्ग वाले वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, ये परिवर्तन इसमें होगा। ठीक है, ध्यान से इन उदाहरणों को देखिएगा, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे हमने 4 उदाहरण रखे हैं, निधन र, दूराज दूर और निधन रोग। ठीक है, अब देखिए विसर्ग के पूर्व क्या आया है, छोटी की मात्रा आई है, न में क्या है छोटी की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग लगा है, उसके बाद क्या आया है र आया है। ठीक है, लेकिन हमें यहीं तक देखना है, यदि ई या उ के साथ विसर्ग आए, यदि ई या उ के साथ विसर्ग आए तो इस जिस वर्ण पे विसर्ग लगा है, किस पे लगा है, न पे लगा है, तो न की मात्रा क्या हो जाएगी दीर्घ हो जाएगी। मतलब दीर्घ का मतलब ये छोटी की लगी है बड़ी हो जाएगी, नी हो जाएगी, आके आप र जोड़ देंगे तो नी धन र क्या हो जाएगा नीर हो जाएगा। ठीक है, बस रूल इतना ही है, बस ई या उ के साथ अगर विसर्ग का मेल हुआ है तो विसर्ग जिस वर्ण पे लगा है उसकी मात्रा को दीर्घ कर देगा। जैसे दुराज, अब चूंकि ये शब्द है दुराज, अब इसे आपको इस रूल के अनुसार बैक करके देखना। जैसे विसर्ग का वर्ण क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए द में क्या है दीर्घ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब जब आप इसको विच्छेद करेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप द के साथ छोटी उ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि ये हर्ष रूप में हमेशा रहेगा। ठीक है, उसके बाद विसर्ग जुड़ जाएगा दु, उसके बाद राज आ जाएगा, क्या हो जाएगा दुह धन राज, क्या हो जाएगा दुराज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटी यू की मात्रा है फिर विसर्ग है, तो छोटी यू की मात्रा और विसर्ग के साथ क्या होगा विसर्ग का दीर्घ हो जाएगा, तो देखिए इसी विसर्ग का यहाँ पे दीर्घ हो गया, दुराज हो गया है। ठीक है, जैसे दूर, सेम इसी तरीके से अब दूर है तो द में छोटी यू की मात्रा लगा दिए दु, फिर विसर्ग लग जाएगा दुह धन र। ठीक है, दुह धन र दूर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार निह धन रोग, अब देखिएगा निह धन रोग, न में छोटी यू की मात्रा है मतलब ई आई है, फिर विसर्ग है। ठीक है, ई की मात्रा और विसर्ग, विसर्ग के बाद जब, अब देखिए आगे का कोई इसमें रोल नहीं, बस विसर्ग तक ही है, ई या उ की मात्रा आएगी फिर प्लस विसर्ग आएगा, तो उस विसर्ग पे जो मात्रा लगी है जिस वर्ण पे, वह वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, विसर्ग किस पे लगा है न पे लगा है, तो न की मात्रा क्या हो जाएगी दीर्घ हो जाएगी, नी, आगे आप रोग लिख देंगे नी रोग। ठीक है, तो ये 4 उदाहरण थे इस रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल महत्वपूर्ण होता है, आप इसे अपनी कॉपी पे लिखते चलिएगा और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए एक रूल और देख लेते हैं, नियम 6। देखिएगा नियम 6 है आपका विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के साथ ये तीनों श आ जाए, ठीक है, श श श, तो या तो ये यथावत रहेंगे अर्ध रूप में हो जाएंगे, या ये विसर्ग की तरह ही रहेंगे, मतलब विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा। ठीक है, यदि विसर्ग के साथ ये तीनों श आते हैं तो या तो ये यथावत रहेंगे अर्ध रूप में, ठीक है, मतलब इस श का इस श में अर्ध रूप, इस श में अर्ध रूप और उस श में अर्ध रूप, या तो यह विसर्ग ही रह जाएगा, मतलब विसर्ग है तो विसर्ग ही रह जाएगा। ठीक है, देखिएगा इससे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे निधन संतान है, ठीक है, न में विसर्ग लगा है, विसर्ग के साथ कौन सा स आया है, ये वाला श आया है, देखिए विसर्ग के साथ ये वाला श आया है, तो इस स का परिवर्तन इस वाले श में अर्ध रूप में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्या निसंतान, निधन संतान क्या हो जाएगा निसंतान हो। इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया इस श में। ठीक है, विसर्ग के बाद ये श आया था तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा इस अर्ध श में हो जाएगा। ठीक है, तो निधन संतान, देखिए विसर्ग की जगह पे हमने ये अर्ध श लिख दिया। उसी प्रकार देखिए निसंकोच, अब देखिए ये आया है तो अर्थात इसके स्थान पे क्या होगा विसर्ग होगा। अब आगे आप क्या लगाएंगे न लगाएंगे, ई की मात्रा नि, आगे फिर संकोच। ठीक है, निसंकोच, निधन संकोच क्या हो जाएगा निसंकोच हो जाएगा। इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा ये श में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये श आया हुआ है। देखिए इसके बाद क्या है ये श आया हुआ है, तो इस विसर्ग के स्थान पे ये वाला श हो जाएगा। ठीक है, निधन संकोच निसंकोच। निशुल्क, ठीक है,
अब देखिए यही शब्द कहीं कहीं इस तरीके से भी दे सकता है, निःशुल्क। ठीक है, तो दोनों जो है ये भी ये रूल फॉलो करेगा, ये भी ये रूल फॉलो करेगा, क्योंकि हमने लिखा है ना या विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, तो या तो इसका विच्छेद आप करेंगे तो ये हो जाएगा निःधन शुल्क। ठीक है, निःधन शुल्क, और इसका भी विच्छेद क्या होगा, निःधन शुल्क होगा। देखिए निःधन शुल्क निःशुल्क हो गया। ठीक है, निःधन शुल्क क्या हो गया, निःशुल्क हो गया। विसर्ग हट गया, कोई मतलब नहीं, मतलब विसर्ग था फिर भी वो शब्द उसी तरीके से निःशुल्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए निःशुल्क लिखा रहता है। ठीक है, ये डॉट यहाँ भी रहता है, मतलब विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, निःधन शुल्क निःशुल्क होगा, या तो निःशुल्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि श है, इसी श का अर्धरूप आ जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। या तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज रह गई थी, आप इसे विसर्ग लगा के लिखिएगा। ठीक है, निःशुल्क का निःशुल्क यूं ही रह गया, निःधन शुल्क निःशुल्क हो गया। ठीक है, या तो इस तरीके से लिखा जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। दोनों इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए निःधन संक, निःधन संक, तो ये देखेंगे तो आप इस ये निशंक लिखा रहता है, निशंक। ठीक है, निःधन संक निशंक। ठीक है, निशंक हो जाएगा, निःधन संक निशंक, या तो आप इसमें अर्ध स को जोड़ देंगे। ठीक है, निशंक। ठीक है, निःधन संक निशंक। ठीक है, या फिर इसी तरीके से लिखा रहेगा, विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, निःशंक हो जाएगा। ठीक है, या तो निशंक हो जाएगा या निःशंक हो जाएगा। तो ये रूल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमने परिवर्तन किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए विसर्ग का साथ ही विसर्ग है, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, निःशुल्क। उसी प्रकार से निःशंक, या तो आप इसे निःशंक लिख सकते हैं या निःशंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं विकल्प में दोनों दिए रहेगा, एक ही दिए रहेंगे, परिवर्तन इसका दोनों तरीके से होता है। ठीक है, ये विसर्ग का भी महत्वपूर्ण रूल था। अब एक दो रूल और बचे हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में चर्चाएं कर देंगे, और उसके बाद आपकी संधि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने दीर्घ गुण वृद्धि के साथ साथ आपको व्यंजन संधि और ये विसर्ग की सारी चीजें बता रखी हैं। केवल एक दो रूल और शायद हैं, इनको भी मैं बता के कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना।